अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान कोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। पाकिस्तान क्रिकेट टीम स्क्वाड अनाउंसमेंट हो गई। जो ट्राई नेशन सीरीज़ भी खेले गए, यही स्क्वाड और यही स्क्वाड एशिया कप भी खेलेगा। दोनों स्क्वाड से बाबर आजम और रिजवान बाहर हो गए नहीं हैं। इन दोनों स्क्वाड्स में क्या फ़र्क पड़ जाएगा इस बात से, और क्या बाबर आजम की रीसेंट परफॉर्मेंसेज ये जस्टिफाई भी करती हैं कि बाबर आजम उस स्क्वाड का हिस्सा हो या रिजवान उस स्क्वाड का हिस्सा हो। दोनों की क्या परफॉर्मेंसेज ऐसा कुछ जस्टिफाई करती हैं। और हम अगर दोनों की परफॉर्मेंसेस को पिछले काफ़ी अरसे से मेज़र करके देखें तो 700 प्लस डेज़ हो गए हैं बाबर आजम को। 700 प्लस डेज़, 72 के करीब इनिंग्स हो गई हैं जब उन्होंने लास्ट सेंचुरी की थी अगस्त 2023 में, वो भी नेपाल के ख़िलाफ़। उसके बाद उनकी कोई सेंचुरी वनडे में नहीं आई। फिर T20 भी ले लें तो लंबे अरसे से T20 में स्ट्रगल कर रहे हैं। टेस्ट ले लें, टेस्ट में स्ट्रगल कर रहे हैं। मुझे एक चीज़ की बिल्कुल समझ नहीं आती, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक हमारा बड़ा ब्रांड है बाबर आजम, क्यों उसको ख़राब करने पर तुला है। अच्छा, मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ? ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ी सी सख्ती या थोड़े से अपने रूल्स पर सख्ती किस चीज़ की, रूल्स पर इम्प्लीमेंटेशन से चीज़ें बेहतर हो जाती। क्यों बाबर को 4 डे क्रिकेट में वापस नहीं भेजा जाता? ऐसी क्या आना है बड़े खिलाड़ियों की कि ये कायद आज़म ट्रॉफ़ी को इस हद तक उसकी तस्दीक करते हैं, उसे पसंद नहीं करते कि 4 डे में जाना इनकी बेइज्जती समझते हैं या अपनी, इस हद तक। मतलब हम हमेशा कहते थे कि कमाल का प्लेयर है, सारे स्टैंडर्ड्स पूरे हैं इस बाबर आजम जैसे शानदार प्लेयर के, जो पूरा एक पक कर कुंदन बन के आया। अंडर 19 से खेला, फिर शाहीन खेला, ये खेला और डोमेस्टिक खेला, डोमेस्टिक से पूरा पक कर आया और इस तरह बाबर आजम टीम में आया। और जब से टीम में आए और अपना लोहा मनवाया, तब से वो डोमेस्टिक में वापस नहीं गए। इम्प्रोवाइजेशन का अमल बहुत ज़रूरी है। इस बार अच्छी चीज़ ये हुई कि आकिब जावेद साहब मौजूद थे टीम अनाउंसमेंट के वक्त, क्योंकि इससे पहले आकिब जावेद नहीं आए थे तो बहुत तनकीद हो रही थी। इस बार आकिब जावेद मौजूद थे और आकिब जावेद के हवाले से सारी दुनिया ये बात जानती और मानती है कि आकिब जावेद ही वो शख्सियत थे जो इनको ड्रॉप करने के बाद इस सारे मीडिया को और उनके सवालों को फेस कर सकते थे, क्योंकि टेक्निकली वो चीज़ें शायद बताते। उन्होंने कहा थी हमेशा के लिए दरवाजे बंद नहीं हुए हैं बाबर आजम और रिजवान के लिए, लेकिन उन्हें भी प्रूव करना होगा। अच्छा, ऐसी कोई गलत बात भी नहीं है, चीज़ों को बेहतर करना चाहिए। लेकिन जो लड़के टीम में हैं इंक्लूडिंग हुसैन तलत, तो क्या वो अपने आप को जस्टिफाई करते हैं? क्या वो अपने आप को प्रूफ कर कर आए हैं डोमेस्टिक में और दीगर फोरम्स पे, या फिर आपकी PSL में? क्या उन्होंने बताया है कि हम इस वक्त बेहतरीन प्लेयर हैं? हसन नवाज एक ऐसा नाम है जिस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं है। साइम अयूब पर भी बात हो रही है, फ़खर की परफॉर्मेंसेस पर बात हो रही है। फ़खर को भी आप चांस भी बहुत दे रहे हैं, लेकिन फ़खर की फ़िटनेस के मसाइल की वजह से उसकी परफॉर्मेंसेस पर बात हो रही है। हैरान कुन तौर पर साइम अयूब उस तरह स्कोर कर नहीं पा रहे। वसीम जूनियर की भी वापसी हुई, सलमान मिर्ज़ा की वापसी हुई। सलमान मिर्ज़ा बहुत अच्छा एस्पेक्ट है, उनको तो ड्रॉप करना मेरी समझ से बाहर था। वेस्ट इंडीज़ में क्यों ड्रॉप कर दिया? शाहीन आफरीदी तगड़े हैं, अपनी जगह बना लेते हैं, परफॉर्मेंस हो या ना हो लेकिन तगड़े हैं और अपनी जगह बना लेते हैं। सुफियान की भी जगह बन गई। हारिस रऊफ, मुसलसल मौके मिल रहे हैं हारिस रऊफ को, और हारिस रऊफ अपने मुसलसल मौक़ों के बावजूद खुद को साबित नहीं कर पा रहे। इन सारी चीज़ों पर टीम आपके सामने है। हुसैन तलत है, खुशदिल शाह क्या कमाल का परफॉर्मर है वो, क्या उनकी परफॉर्मेंस है कि उनको जगह मिल गई। तो बाबर और रिजवान जो हैं वो बड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं इस जगह के लिए जहाँ पे खुशदिल को जगह मिल गई हो। तो चलें इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। सैयद हैदर भाई ने हमें ज्वाइन किया। सैयद हैदर भाई सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, बहुत शानदार जर्नलिस्ट हैं, बड़ा करीब से पाकिस्तान क्रिकेट को भी जानते हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट को भी जानते हैं। मुदस्सिर चौधरी साहब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, क्रिकेट बड़ी बेहतर तरीके से हमारे साथ कवर भी करते हैं, बैन अवी तौर पर भी कवर कर चुके हैं। तो हम बड़ी डिटेल चीज़ों पर आज बात करेंगे। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। हैदर भाई, टीम अनाउंसमेंट से ज़रा अगर मैं शुरू करने से पहले सिर्फ आपसे ये पूछूं, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, क्या ये दो नाम जस्टिफाई करते हैं कि ये दो इतने बड़े नाम हो कि इनकी वजह से बाबर और रिजवान जगह नहीं बना पा रहे? क्या ऐसा कुछ है मवाजना कि मैं उनकी भी तनकीद कर चुका, उनकी भी बात कर रहा हूँ, उनकी भी परफॉर्मेंसेज नहीं है, लेकिन ये दो क्या कर रहे हैं टीम में? देखिए, आपने सारी बात करी दी है वजाहत से। खुशदिल शाह जो है वो टीम में है और उनके साथ जो है दूसरे ऐसे प्लेयर्स हैं जो सालों से खेल रहे हैं। हुसैन तलत हैं और 6-6 7-7 मरतबा कम बैक करते हैं और फिर निकाले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। ये समझ में नहीं आता है। 2019 के वर्ल्ड कप में
उनको लिया, फिर वो उनको निकाला, फिर उसके बाद 2022 के वर्ल्ड कप में लिया, फिर निकाला। तो ये बात समझ में नहीं आती है कि पाकिस्तान क्रिकेट में नया टैलेंट क्यों नहीं आ रहा है। अच्छा, जो इक्का दुक्का नया टैलेंट आता है वो ना तो पॉलिश्ड है और ना ही वो जो उसूल है बैटिंग या बॉलिंग की वो नहीं जानते हैं। हसन नवाज स्कोर कर रहे हैं इसलिए कोई कुछ कह नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको लिख के देता हूँ हसन नवाज की बैटिंग टेक्निक इतनी खराब है कि बहुत जल्द वो टीम से निकाल दिए जाएंगे जब भी उनके सामने कोई बड़ी टीम आएगी। दूसरी तरफ बाबर आजम की आप बात करें, बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान के अभी भी सबसे बेहतरीन बैटिंग टेक्निक जानने वाले बैट्समैन है और उनको पता है कि कैसे खेलना है। अनलकी है, स्कोर नहीं बड़ा कर पा रहे हैं, 90 तक पहुंचे हैं, 80 तक पहुंचे हैं, उसके बाद वो आउट हो गए टेस्ट में या वनडे में। तो ये एक पैचेस चलते हैं बहुत सारे खिलाड़ियों के, इनका बहुत लंबा हो गया, 2 साल का आपने बताया। लेकिन बाबर आजम जैसे बैट्समैन को अगर आप बाहर रख के और खुशदिल शाह जैसे को ले रहे हैं तो ये वही बात हुई कि आप सूरज की रोशनी छोड़ के एक बल्ब की रोशनी लेना चाहते हैं। और वो और इनको फायदा क्या है, मैं आपको बताऊं, इनको फायदा ये है बाबर आजम वगैरह को निकाल के कि टीम में जो है ना कोई प्लेयर्स की वॉइस ना बन पाए। क्योंकि आप ब्लॉक कह लें, ग्रुप कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन हर जगह एक वॉइस होती है। आप फैक्ट्री में यूनियन होती है, वॉइस होती है, जो प्लेयर्स बात करते हैं। ठीक है, बाबर आजम ने और रिजवान ने अपनी हद से तजावुज किया है, लेकिन आप उनके साथ बात करें और उनको टीम में खेलने देते तो पाकिस्तान टीम को जो है मिडिल ऑर्डर में सहारा मिलता। अब इस वक्त पाकिस्तान टीम की मिडिल ऑर्डर में कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जो अगर 2-3 विकेटें जल्दी गिर जाए तो इनिंग संभाल सके। फिर उसके बाद वो वही हाल होगा, वही हशर होगा जो बांग्लादेश में हुआ। बांग्लादेश में आपने देखा, वेस्ट इंडीज में भी वो एक मैच ये हार गए, दूसरा मैच हारते हारते जीत गए, क्योंकि वेस्ट इंडीज जो है बड़ी अनप्रोफेशनल सी टीम है, पता नहीं किस बात क्या कर जाए। तो वो लेकिन अगर वेस्ट इंडीज जगह कोई श्रीलंका की टीम होती तो पूरी तरह इनको हरा देती उस मैच में। हाँ, लेकिन तो वनडे में तो हमने रिजल्ट देख लिए, वनडे में तो वही हुआ हैदर भाई। वनडे में देखे ना, वनडे में जो है आपकी ना बैटिंग चली ना बॉलिंग चली, 92 पे आउट हो रहे हैं आप। यार आप तो, आपकी हालत तो नेपाल से भी बदतर हो गई है, बदतर हो गई है। नेपाल को छोड़ें, मुझे समझ में नहीं आता किस टीम का नाम लूं दुनिया में, उससे भी बदतर हो चुकी है। आपके ना बैट्समैन चल रहे हैं ना बॉलर चल रहे हैं, बॉलर्स को पता नहीं है बॉल कहाँ करनी है। 10 ओवर में 108 रन बन जाना बॉलर्स का की नाकामी है, उसमें शाहीन शाह आफरीदी भी और दूसरे सारे आपके बॉलर्स हैं। अच्छा, रेगुलर स्पिनर आपके पास कोई भी नहीं है। अबरार को आप रेगुलर स्पिनर खिलाते हैं, उसको उसको आप तो स्पिनर रेगुलर कहते हैं, वो रेगुलर बॉलर तक नहीं है। हर बॉल वो एक रेगुलेशन के साथ कर नहीं सकता है। उसकी कोई बॉल जो है शॉर्ट पिच होती है, कोई बाउंस होती है, कोई फुल पिच होती है, कोई फुल टॉस होती है, उसको कंट्रोल नहीं है। आप उसको सुफियान मुकीम है, उसको आपने एक चीज, हमारे बॉलिंग कोचेस जो है उन्होंने एक चीज समझा दी है, रन रोकना है। भाई विकेट भी तो लेनी है आपने, विकेट्स भी तो लेने होते हैं। अगर विकेट नहीं लेंगे तो बाद में बैट्समैन जो है वो 4 ओवर आपके खत्म होते ही दूसरों को मार मुर के आपका हिसाब किताब बराबर कर। ये नहीं, हमारी टेक्निक बिल्कुल गलत है जो सोच रहे हैं। अब आखिर जावेद जो है ना वो जिद पर आ गए, मैं आपको बता दूं, वो अब इतनी जिद पे आ गए, और जिद पे वही आता है जिसके ऊपर किसी बड़े का हाथ होता है, और आखिर जावेद पे चेयरमैन साहब का हाथ है। चेयरमैन साहब पे किसका हाथ है ये सबको पता है। तो अब इस सिचुएशन में आप चाहे जितना चीख लें, चिल्ला रहे हैं, जितना शोर मचा लें, हालत ये हो गई है कि अब ऐसे ऐसे लोग जो पहले अच्छे तजिए करते थे, आज मैंने देखा बड़े बड़े मशहूर जो हैं वो टीवी एंकर जो हैं वो लिख रहे हैं जी टीम खेल तो रही अच्छा, इसमें क्या हुआ अगर बाबर आजम नहीं है। नहीं, तो लेकिन सर ये एक आपने बड़ी अच्छी बात कही है हैदर भाई, ये आपने बड़ी डिबेट ओपन कर दी है। मैं आज इस पे बड़ी डिटेल बात, हम अपने सारे सेशंस पे इसी पर आज बात करेंगे। मुदस्सिर, हैदर भाई ने बड़ी डिटेल चीज़ें ओपन कर दी हैं। टीम अनाउंसमेंट में खुशदिल शाह किसको जस्टिफाई कर रहे हैं? पीएसएल ले लें, डोमेस्टिक ले लें, यहाँ इंटरनेशनल ले लें, छोड़ें डोमेस्टिक और पीएसएल को, इंटरनेशनल ले लें। नहीं है इंटरनेशनल, यार 104 का स्ट्राइक रेट है उस बंदे का, एवरेज उसकी 12, 13, 15 है। आप उस बंदे को ये कहते जी ये फिनिशर है, कैसा फिनिशर है जो फिनिश नहीं कर पा रहा? सलाम साहब, बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने बहुत अहम गुफ्तगू की और मेरे ख्याल में पूरे प्रोग्राम का अगर सम अप किया जाए तो आप दोनों की गुफ्तगू हो चुकी है, लेकिन मैं थोड़ा सा हट के इससे ज़रा बात करूँगा। एक तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया डिपार्टमेंट बहुत तगड़ा है। उनने जो जिन तजिया नगारों की ये बात कर रहे हैं और जिन मीडिया प्रोफेशनल्स की बात कर रहे हैं जिन्हें रिपोर्ट करना होता है, इस हिसाब से मैनेज किया हुआ है कि वो डर के मारे खबर ही देते, क्योंकि उनकी एक्रीडेशन जो है वो कैंसिल होने का ख़तरा हो जाता है। उनको पता होता है कि पाकिस्तान में सीरीज़ होगी तो हो सकता है हमें पासेज ना मिले, हमें एक्रीडेशन ना मिले, हमें बाहर जो एक्रीडेशन आती है वो ना मिले। वो अंदर की खबर, ख़ासकर मैनेजमेंट की खबर, वो देने से कतराते हैं। बहुत कोई रेयर खबर जिसमें पता चले कि अब ये नहीं रुक सकती,
आपको वो नज़र आती है। इस वक्त यकीनन हम प्लेयर्स पे बात कर रहे हैं, प्लेयर्स क्या करते हैं, प्लेयर्स कैसे खेलते हैं, बाबर अच्छा नहीं खेल रहा, खुशदिल शाह बुरा खेल रहा है, लेकिन करवा कौन रहा है, कर कौन रहा है? एक सीरीज़ में लड़का होता है, दूसरी सीरीज़ में वो लड़का नहीं होता, 3 सीरीज़ वो बाहर होता है और अचानक से वो आ जाता है और उसने ना वो डोमेस्टिक खेला होता है, ना उसकी कोई परफॉर्मेंस होती है और टीम के लिए वो सिलेक्ट होकर आ जाता है और उन प्लेयर्स पे उसको फोकियत दे दी जाती है जिनकी कैवरेज है, जिनका एक नाम है, जिनका एक मुकाम है। अब चूँकि बाबर आजम और खुशदिल शाह से कंपैरिजन करना गलत है, हम कंपैरिजन गलत कर रहे हैं, किसके साथ किसको मिला रहे हैं। बाबर आजम को ख़राब करने वाले जो आखिर में आपने कह दिया, हैदर भाई ने बता भी दिया, आकिब जुवैद साहब की अब बन गया अना का मसला। वो इतने लाइटर अंदाज में इस क्रिकेट टीम की वो सवालात का जवाब दे रहे होते हैं और मैं हैरान हूँ सामने बैठे हुए, चूँकि इस्लामाबाद में ज़रा बहुत कम ब्रीफिंग्स होती हैं और हों तो हम जैसे तो शायद वैसे ही वो कहेंगे कि भाई ये सवालात उल्टे पुल्टे करेंगे। तो आप कैसे, आप सीरीज़ पे सीरीज़ हार रहे हैं, एक गेम बची पाकिस्तान के पास, एक जो फ़न है, जो पाकिस्तान की इंटरटेनमेंट है आवाम के लिए बची, आप उसको तबाह करने पे तुले हुए हैं और एक्सपेरिमेंट करे जा रहे हैं। भाई आप टीम बना रहे हैं और एक ऐसा बंदा जो आप कह लें कि एक ओस दर्जे का बॉलर रहा, वो बैट्समैन की सलाह करने की कोशिश कर रहा है, उसको बता रहा है। कल मैं उसको सुन रहा था तो वो कह रहा था ये हमने उनको टास्क दिया था, दोनों को अकेडमी में सहूलियात दी थी कि आप ये करें। मसलन आपने उनको क्या कहा होगा कि आप T20 के वहाँ लगे रहें, बॉलरों को अन्य वहाँ हिटे मारते रहें। भाई एक बैट्समैन है, रेगुलर बैट्समैन है, आपने उसको एक ऐसे बच्चे की तरह बना दिया है जो नया क्रिकेट में आता है, उसने नए सिरे से ट्रायल देने हैं, अपने आप को प्रूव करना और टीम में आना है। एक यही प्रेशर देखें ना, एक बड़े प्लेयर पे आपने जब ये प्रेशर डाल दिया है कि अपने आप को प्रूव करो, अपने आप को प्रूव करें, तो आप मुझे बताएं, तो वो इस तरह के प्रेशर में आएगा तो क्या वो परफॉर्मेंस देगा? हमने इसको बैकअप, अब जो बहुत से ज़ाहिर सी बात है जिन तजिया नगारों की बात होती है, जिनको सुन के टीमें बन रही हैं, जो कहते हैं जी ये लड़के चल जाएंगे, ये लड़के कर रहेंगे। आप ये देखें, आप खुशदिली का शाम नाम ले रहे हैं, आप उस हारिस का क्यों नहीं नाम लेते जिसको बार बार मौके मिले हैं? वो विकेट कीपर है और वो आता है और पता नहीं वो क्या शॉट खेलता है। सर कॉन्ट्रैक्ट में भी नाम है मोहम्मद हारिस को, मोहम्मद हारिस साहब मिलेगा, अभी भी साथ है, अभी भी साथ है। हुसैन तलत किस गेम पे है? नवाज, हसन नवाज चले, हुसैन नहीं, मोहम्मद नवाज, वो किस ये इस वेस्ट इंडीज के इस गेम के हवाले से जहाँ पे किसी को कुछ पता नहीं था कि किस कहाँ बॉल पड़नी, और वो टीम वाकई वेस्ट इंडीज की टीम के, तो आप कुछ कह ही नहीं सकते। दूसरे ये जो नीचे मोहम्मद हसन है, ये किस चक्कर में, क्या ये इनकी बॉलिंग है? इवन शाहीन अफरीदी, हसन अली क्या कह रहे हैं? हसन अली क्या कर रहे हैं? आप शाहीन अफरीदी आप अपने आप को वो नहीं कर पा रहे। आप जब इनको खिलाए जा रहे हैं और करे जा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप इसे जीतेंगे, आप टीम को आगे लेके बढ़ेंगे, आप टीम को तबाह कर रहे हैं। आप फिर एक और बड़ा अलमिया है अलसलान साहब कि आप साइम अयूब आपका ओपनर है, उसको आपने रोल ही नहीं डिफाइन किया। आप उसको कह रहे हैं, जो हमारा एक माइंडसेट बन चुका है, जो शदाब ने इंप्लीमेंट किया और बाद में और बहुत सारों ने, कि भाई ऐसा करना, बैटिंग ना हुई ना तुम्हें 5 ओवर बॉलिंग दूंगा, एक आध विकेट निकाल लेना, तुम्हारी बात बन जाएगी, अगले मैच के लिए सिलेक्ट हो जाओगे। ये जो जेन बन गया है ना कि अपने रोल को छोड़ के कि भाई आप ओपनर बैट्समैन हैं, ये ना हुआ तो वो कर लेंगे, हाँ ये ना हुआ तो वो कर लेंगे, आपका टीम में नाम रहेगा। बदकिस्मती ये है कि हम मैनेजमेंट की तरफ कम बात कर रहे हैं, जो टीम को सिलेक्ट करते हैं, हम लड़कों की परफॉर्मेंस पे बात कर रहे हैं, यकीनन करनी चाहिए, लेकिन जो इनको बार बार सिलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्टर्स का जो रोल है, वो टीमें कहाँ सिलेक्ट हो रही हैं? अच्छा, आप जो कह रहे हैं ना सिलेक्टर्स का रोल, हैदर भाई एक शॉर्ट सा इस पे कमेंट, फिर मैं जरा ब्रेक पर जाऊंगा। असद शफीक, सिलेक्शन का रोल उनके पास मौजूद है, मुझे नहीं पता वो क्या सिलेक्शन में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। मैंने जिससे पूछा, जहां पता किया, वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर हनीफ मोहम्मद का हाई परफॉर्मेंस कराची के उसके हेड भी हो गए। जी, मेरे सोर्सेज से पता चला कि असद शफी अब सिलेक्शन कमेटी में नहीं है। उन्होंने कहा मैं नहीं हूँ सिलेक्शन कमेटी में, अब सिर्फ सिलेक्शन जो है वो माइक हसन है। हैदर भाई जब वो थे तो क्या था? हाँ, वो कर जब थे तब भी नहीं थे हैदर भाई। अच्छा, एक बात जल्दी से मैं आपको बताऊं, जो है अरसलान, ये अभी जो बात हो रही थी रोल की, 1987 में पाकिस्तान इंडिया का टूर कर रहा था। पाकिस्तान पहला टेस्ट खेला, उसमें एजाज फकी को जो है उस वक्त के कप्तान थे इमरान खान, उन्होंने एज ए स्पिनर खिलाया था एजाज फकी को। एजाज फकी को विकेट कोई नहीं मिली, लेकिन सेंचुरी कर ली थी उन्होंने उसमें जो है। उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट में एजाज फकी को ड्रॉप कर दिया। अच्छा हैदर भाई, ये इंपॉर्टेंट बात है, मैं जरा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से वापस आते हैं, ये बात जरा हम करते हैं। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। बड़ी डिटेल डिस्कशन हो रही थी, किसी एक प्लेयर आता है, वो बॉलिंग रोल में आता है और सेंचुरी कर देता है, फिर उसको ड्रॉप कर दिया जाता है। हैदर भाई प्लीज।
इंडिया के टूर में 1987 में अहमदाबाद टेस्ट में एजाज फकीर को एज ए ऑफ स्पिनर खिलाया था इमरान खान ने, और उनका टास्क था कि आपको विकेट लेनी है। वो ले नहीं पाए, सिर्फ एक ही विकेट मिली, बॉलिंग भी अच्छी नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने सेंचुरी कर ली। अगले टेस्ट में उनको ड्रॉप कर दिया, पब्लिक ने शोर किया, इवन प्लेयर्स ने, यार उसने सेंचुरी की है। तो इमरान खान ने कहा था मैंने उसको बैट्समैन खिलाया ही नहीं था, उसका काम था विकेट लेना, बॉलिंग करना। वो अगर बॉलिंग नहीं कर सका, वो डबल सेंचुरी कर ले, मेरे लिए बेकार है वो। तो ये जो माइंडसेट है ना, जब तक ये नहीं बनेगा ना पाकिस्तान टीम में कि जिसका जो रोल है, आप देखें यहाँ पे यारी दोस्ती में यही होता है कि जहाँ पे शादाब को बैटिंग बॉलिंग में विकेट नहीं मिलती है, उनको ऊपर भेज दिया जाता है कि यार बैटिंग करके कुछ 25-30 रन कर लो। मोहम्मद हफीज ने इतनी अपना कैरियर खेला इतना लंबा, पूरा कैरियर ऐसे ही चला है अरसलान, पूरा का पूरा कैरियर ऐसे ही, 2 विकेटें ली, 1 विकेट ले ली। हाँ जी, बड़ी जरूरत है 25 सीजन के लिए, हमें ऑलराउंडर चाहिए। ये जो माइंडसेट है अब अभी तक चल रहा है, और ये माइंडसेट जब तक खत्म नहीं होगा। देखिए अभी कुछ दिन पहले की बात है, जो इंग्लैंड के कोच हैं, जो है क्या नाम है उनका, ब्रैंडन मैकलम से किसी ने पूछा वहां पे, जब इंग्लैंड टेस्ट मैच आ रहा, तो उसने कहा यार आपने जो है बैट्समैन ज्यादा खिलाती हैं, आपको बॉलर जो है ऑलराउंडर लेना चाहिए था। तो मैकलम ने कहा मैं ऑलराउंडर वाली क्रिकेट ही नहीं खेलता हूँ, मुझे 5-6 बैट्समैन चाहिए और 5 बॉलर चाहिए मुझे हर सूरत में। तो ये जो माइंडसेट है ना, वो कहता है मैं ऑलराउंडर की क्रिकेट मानता ही नहीं हूँ। मैकलम ने कहा। माइक हैसन के लिए उसने एक दफा कहा था, मुझे अच्छी तरह याद है कि माइक हैसन के लिए कि ये तो क्लब लेवल का भी कोच नहीं है, इसको कहाँ पे ये जो है कोच बना दिया गया। हमारे यहाँ क्या है, रंग गोरा होना चाहिए, चमड़ी गोरी होनी चाहिए, चाहे उसने बैट कभी हाथ में भी ना पकड़ो, वो आके यहाँ पे कोच लग जाता है, फिजियो लग जाता है, पता नहीं कहाँ से वो डिग्रियां लेते हैं। अब ये जो आपका फिजियोथेरापिस्ट है इस वक्त पाकिस्तान का, आप इसका प्रोफाइल जाके देखें, साउथ अफ्रीका का रहने वाला, और इसकी डिग्री अल्बानिया की है। यार आप सोचें ये सब क्या गेम चल रहा है पाकिस्तान में। हैदर मुदस्सिर इस पे कोई कमेंट? ऑलराउंडर आधा तीतर आधा बटेर वाली कहानी भी बहुत डैमेज करी है, नो डाउट। मुझे याद है अजहर अली बतौर लेग स्पिनर आए थे टीम में, बॉलर थे, और उनकी बैटिंग स्किल बॉलिंग से बेहतर थी, डोमेस्टिक में भी रन्स करते थे। तो मिसबाउल हक ने उन्हें कहा कि भाईजान आपका बॉलिंग रोल मैं आज से ख़त्म कर रहा हूँ, अगर आपने अपने आप को बतौर बैटर साबित करना है तो फिर चौथी पोजीशन है हमारे पास, वैकेंट है, चौथी पोजीशन के लिए बतौर बैटर आ जाओ और वहाँ पर खेल के दिखाओ। फिर उसने प्रूव किया अपने आप को, और फिर उसकी बॉलिंग रोक दी गई, मिसबा ने उससे बॉलिंग नहीं करवाई। सलान साहब देखें, यही बात है, पहले भी हम यही कह रहे हैं कि जिसका जो रोल है अगर वो नहीं निभा रहा तो उसका टीम में काम नहीं है। आप यारी दोस्ती निभाते हुए ये नहीं कर सकते कि वही बात है कि 25-30 रन कर लो, 1-2 विकेट कर लो और फिर आप लगे रहो। आप तो पीछे एक लाइन है जिसको आप ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर सबसे बड़ा अलमिया आप देखें, ये जो हमारी पाकिस्तान ए है या पाकिस्तान शाहीन्स है, उसका उसमें जो तमाशा लगाया हुआ है, उसमें भी वही प्लेयर जिनको शायद जिनके सर उमर अमीन को खिला दिया था पिछले दिनों में। उमर अमीन का इंटरनेशनल क्रिकेटिंग करियर क्या है मुझे बताएं। वही मैं कह रहा हूँ, जिनकी आप शायद कुछ स्पोर्ट्स की दुकान होनी चाहिए थी, कहीं बैठे होते, वहाँ बैठ के बच्चों को बताते कि भाई आपको ये बल्ला अच्छा है, ये वाला ये ठेक ले लें, ये बॉल अच्छा ले लें। तो वो अभी तक टीम के अंदर वो जान नहीं छोड़ रहे। आप कहाँ, आपका स्ट्रक्चर ही नहीं है। आप मुझे देखें ना, हम बैठे हैं 3-4, हैदर भाई की ज़्यादा ग्रिप है, आप भी ज़्यादा। मुझे ज़रा नाम तो बताएं इस वक्त पाकिस्तान के पास अवेलेबल कौन है जो क्रिकेट टीम को खेलने के लिए। आप घुमाएं फुराएंगे पिछले 6-7 बल्कि 10 साल, या शायद PSL को स्टार्ट से ले लें, वही नाम दोबारा घूम घूम के आपके सामने वही आ रहे हैं। चंद एक नाम आए और वो ऐसे आए और दरमियान में से ऐसे ही गायब हो गए। अब ये जो लड़का, ये जो आपके साथ आया और सुफियान मुकीम, इसके साथ भी क्या कर रहे हैं? मतलब एक लड़का है, उसके बारे में सारे कह रहे हैं। अच्छा, बड़ी हैरत की आपको बात बताऊं, एक लड़का है जिसकी बैटिंग स्किल्स अच्छी हैं, उस पर वर्कआउट करना चाहिए। वर्कआउट, वो अंडर-19 का प्लेयर है शाहजेब, जिसने टिका के स्कोर किया। शमाइल बहुत अच्छा प्लेयर है, मैंने शमाइल को खेलते देखा। आप इससे ज़रा सारे पाकिस्तान में लोगों से कह रहा हूँ, इससे बाहर आ जाएं कि उसके फादर एक एंकर हैं तो क्यों जर्नलिस्ट हैं। भाई वो खुद प्लेयर बहुत अच्छा है। शाहजेब के साथ वही था जिसने अंडर-19 में मैचेस जितवाए थे और स्कोर किया था, डबल सेंचुरी उसने डोमेस्टिक में। नाफे है जी, मैं अभी आ रहा हूँ सर। नईम ऐसा प्रोस्पेक्ट था, उसको कंट्रोवर्सी का शिकार एक साबिक क्रिकेटर ने और एक साबिक खुद साख्ता तौर पर एंकर ने उसको कंट्रोवर्सी का शिकार बना दिया कि उसकी कैटेगरी, उसको लेकर उन्होंने परेशानी डाल दी कैटेगरी को। उस लड़के के करियर को बेड़ा, हालांकि वो एक प्रोस्पेक्ट है, उसकी बैटिंग, आप उसका फुटवर्क, उसका सारा कुछ देखें, मुझे लगता है कि वो बैट्समैन बेटर है। ख्वाजा नाफे की आप बात करें, उसको थोड़ा फर्निश करें।
ख्वाजा नाफे को भी क्लब से उठा के डायरेक्ट क्रिकेट में ले आएंगे, उस्मान की तरह तो यही होगा, उसको फर्निश कर ले। नाम है हमारे पास, अली रजा आपके पास बड़ा शानदार बॉलर है, अंडर 19 के 2 बॉलर्स बड़े जबरदस्त हैं, इरफान नियाजी हमारे पास बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट है, ऐसा गुम करते हैं हम। हैदर भाई क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है फेवरेटिज्म चलता है, जो किसी को किसी की शक्ल पसंद नहीं है, किसी को उसका शहर पसंद नहीं है, इलाका पसंद नहीं है, किसी को उसका डिस्ट्रिक्ट पसंद नहीं है, और किसी को उसकी PSL की फ्रेंचाइज पसंद नहीं है। सारा गेम जो है यहाँ पे ये चल रहा है। अच्छा, फिर कोटा सिस्टम भी हमारे यहाँ चल रहा है जी, 2 कराची के लेने, 3 KPK के लेने, और 2 जहलम के लेने, 4 इधर के लेने, लाहौर के लेने। ये सिस्टम जो है ये जब तक चलता रहेगा आपकी टीम ऐसे ही बर्बाद होती रहेगी। अच्छा, नेक्स्ट जो है सबसे अहम चीज ये अरसलान, छोड़ा इन लोगों को, ये तो बेकार है, ये कुछ नहीं कर रहा है। असल मसला ये है कि टैलेंट नहीं आ रहा है, कोई मुझे टैलेंट नहीं आ रहा है। ऐसा आपने नाम लिए 2-4 प्लेयर्स के, ये प्लेयर्स ठीक है, इनमें कुछ टैलेंट होगा, लेकिन वो जो टैलेंट हमें चाहिए, अभी आपने मिसबा का नाम लिया, अजहर का लिया, असद शफीक का लिया, उससे पहले यूनुस खान, उससे पहले जावेद मियांदाद, इमरान खान, इंजमाम, यूसुफ, बड़े बड़े टॉप ये बड़े टैलेंट थे। ये ऐसे, और मैं अगर आपको सच बताऊं हैदर भाई, एक ओपनर आपका स्टिल की बात कर रहा हूं इंक्लूडिंग फखर, एक ओपनर सईद अनवर के पाए का नहीं है हमारे पास। भाई आप फखर को कब तक खिलाएंगे यार, आप मुझे बताएं। फखर की हालत ये है कि उससे चला नहीं जा रहा है, उसके वो जो है एज भी हो गई है, टाइम भी हो गया, 17 साल उसको 16 साल खेलते हुए हो गए पाकिस्तान के लिए, और 16 साल में कितने मैचेस खेले आपने देख लिए हैं। तो अब कब तक आप उसको रगड़ते रहेंगे, खींचते रहेंगे? उसको छोड़ें भाई, फखर को छोड़ें, उनको निकालें, हारिस रऊफ को निकालें, उसके साथ ये हसन अली को निकालें, इन सबको फारिग करें, इनकी छुट्टी करें। भाई अब आपकी जरूरत नहीं है, आपने जितना खेल लिया। फिर नए जो है उनमें टैलेंट नहीं है। हारिस की बात की अभी मुदस्सिर भाई ने, हारिस आपको, हारिस के बजाय अगर आप देखें आपका रोहिल नजीर, उसने सेंचुरी की है वहां पे, हसीबुल्ला रोहिल नजीर है, और उसके अलावा और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स, यंग प्लेयर्स हैं जिनमें टैलेंट भी है, जिनके अंदर खेलने का जज्बा भी है, और सेकेंडली उनमें मेहनत करने का जज्बा है। वो टिकटॉक और ये इन चीजों में नहीं पड़े हैं अभी तक। हमारे असल में बहुत सारे प्लेयर्स तो टिकटॉक और इसमें पड़े हुए हैं। अच्छा, रोहेल बहुत मेहनत करता है, मैं उस बच्चे को पर्सनली भी जानता हूं, कमाल का मेहनती बच्चा। एक बात मैं और कहूंगा, बाबर आजम के हवाले से, मुझे फिर बाद में भूल जाऊंगा, बाबर आजम से रन्स नहीं बन रहे हैं, तो बाबर आजम को चाहिए, आपने बिल्कुल सही है कहा कि 4 डे क्रिकेट में जाए, मुदस्सिर ने कहा कि 4 डे क्रिकेट, बिल्कुल सही बात है। मैं आपको याद दिलाऊं कि 1988 में पाकिस्तान की टीम वेस्ट इंडीज जा रही थी, तो वेस्ट इंडीज का टूर जो था वो आई थिंक सितंबर में था या ऐसे ही था, मुझे सही याद नहीं। उससे पहले 2-3 महीने जो है पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं हो रही थी। इमरान खान ने जबरदस्ती टेस्ट जो है ना, एक वो 4 डे क्रिकेट शुरू कराई, एक ट्रॉफी, कि नहीं जी मुझे चाहिए ये सारे प्लेयर्स। 89 की बात कर रहे हैं आप, सबको उसने कहा 4 डे खेलो, मुझे 4 डे क्रिकेट चाहिए। देखिए ये होता है जहां आपसे रन्स नहीं बनते। सुनील गावस्कर ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि बाबर आजम के लिए सबसे बेहतर चीज है वो डोमेस्टिक में जाए और खेले। देखिए जब शुभमन गिल से रन नहीं बन रहे थे, सुनील गावस्कर ने कहा भाई तुम जाओ डोमेस्टिक खेलो, वो डोमेस्टिक खेला, अभी 2 सेंचुरियां कर गया। सर उन्होंने विराट कोहली को खिला दिया आखिरी टाइम पर, विराट रिटायर होने वाला था। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ डोमेस्टिक हो क्या रही, हमारे यहाँ हो रहा है जो है T10 के मैच, T20 के मैच, अंडर 16 के, अंडर 7, वो जिनका कोई पूछने वाला नहीं, इनको पता है ना, उसमें 15-20-50 लाख का बजट लगा देते हैं, ना कोई पूछने वाला है, ना देखने वाला, ना कहीं आता है। असल चीज है कायद आजम ट्रॉफी है आपकी, पेट्रन्स ट्रॉफी है आपकी, और दूसरी जो भी है प्रेसिडेंट कप है, जो भी है, आप 4 डे करें, आप T20 पे कम जाएं। देखें जब तक आपकी टेक्निक सही नहीं है, विराट कोहली ने कहा था यहाँ पर कसूर ना हैदर भाई, हैदर भाई मैं जरा ब्रेक पर जाऊंगा, वापस आऊंगा, इस पे बात करता हूँ। यहाँ पर कसूर बोर्ड का नहीं है, ये बोर्ड से ज्यादा कसूर ना खिलाड़ियों का है, जिनको अपनी अना, अपना नाक, अपनी शान शौकत ये इतनी बड़ी हो गई है कि उन्हें लगता है डोमेस्टिक क्रिकेट अब खेलें। और भाई यही डोमेस्टिक क्रिकेट है ना जिससे आए हो, इसका मतलब ये है कि हमें अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट पर भरोसा ही नहीं है, हमारे खिलाड़ियों को इम्प्रोवाइजेशन के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट लगती नहीं है कुछ। T20 की लीग्स पकड़ लेंगे, T10 की लीग्स, वो भी कनाडा, पता नहीं कहाँ, UAE, छोटी छोटी लीग्स, कोई एक टॉप क्लास लीग नहीं। अब जाके बिग बैश में बाबर आजम ने खुद को कहा, बाबर आजम जब तक विटैलिटी ब्लास्ट वगैरह खेला करते थे इंग्लैंड में, आप जरा उनकी परफॉर्मेंसेस देखें उस पूरे एरा की, जब वो काउंटी खेलते थे, विटैलिटी ब्लास्ट खेलते थे, कमाल की परफॉर्मेंसेस। छोड़कर T20, T10 ये छोटी छोटी लीग्स में आ गए, ये श्रीलंकन लीग, ये बांग्लादेश की लीग,
ओ भाई वहाँ ना बॉलिंग स्टैंडर्ड है ना फील्डिंग स्टैंडर्ड है, कैच 100 छूट जाते हैं, पता ही नहीं चलता किसने कब कहाँ गलत शॉट खेली। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं इस पर बात कर। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। मुदस्सिर अभी हैदर भाई जो बात कर रहे थे, मैं ये कहता हूँ इसमें प्लेयर का ज़्यादा बड़ा बात है, ज़्यादा बड़ा मामला है। भाई क्यों नहीं जाते यार ये प्लेयर्स, इनको क्या प्रॉब्लम है? अच्छा वनडे खेल के कहते हैं, देखिए हमने डोमेस्टिक का एक खेल। अच्छा पीसीबी ने ये भी बड़ा अजीब काम किया, कहा जी कि एक कम से कम डोमेस्टिक का कोई आपने फॉर्मेट खेलना है या डोमेस्टिक खेल। अब डोमेस्टिक से क्या मुराद, वो वनडे खेल लेंगे, वो कहेंगे जी लिस्ट ए खेल ली हमने, बात खत्म हो गई। उनको क्यों पाबंद नहीं करते कि लाजिम है हर प्लेयर पे कि 4 डे क्रिकेट खेले? अच्छा प्लेयर को खुद पता होना चाहिए। विटेलिटी ब्लास्ट बाबर आजम जब खेलते थे, आपको याद होगा, रिजवान वहाँ जाते थे, काउंटी खेलते थे, उनकी परफॉर्मेंसेस तब की देखें और अब की देखें। फिर इन्हें क्या इनकी शान शौकत का बड़ा मसला है या इनकी अना का मसला है कि ये डोमेस्टिक को बिल्कुल ही कुछ नहीं समझते? इस्लान साहब ये बात तो ट्रू है कि ये जो हमारे बड़े प्लेयर हैं इनकी शान शौकत का मसला है, ये नहीं खेल सकते। इनके जो प्रोटोकॉल्स हैं शायद अब वो ग्राउंडमैन भी अफोर्ड नहीं कर सकता। इनके लिए इनका आना, इनकी गाड़ी का खड़ा करना, इनके लिए विकेट का तैयार करना, और बाकी जो इसके जब ये टीम में मौजूद होते हैं तो दूसरे प्लेयर्स के साथ जो उनका रवैया होता है, वो इनसे जो एम्बेरस होकर वहाँ घूम रहे होते हैं कि जी आज हमारा स्टार प्लेयर जो है हमारे साथ मौजूद है, ये बदकिस्मती है। और मैं फिर कहता हूँ कि अगर आपकी इंतज़ामिया, आपका बोर्ड मुखलस वाकई है तो मुझे बताएं किसी की ज़रूरत है किसी प्रोफेशनल प्लेयर की जिसको दो हदायत जारी की जाएं और उस पर अमल ना करे, उसको पता हो कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट चला जाएगा, मुझे सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। जब आप देखें, आप ये जो आप कल भी जो सवाल जवाबात हो रहे थे, एक तरफ उसकी खींच रहे हैं कि भाई आप अपना रोल नहीं अदा कर रहे, और दूसरी तरफ कह रहे हैं क्रिकेट उनकी ख़त्म नहीं हुई, हमने उनको बताया हुआ है कि आप ये कर लें, मतलब आसरा दिया हुआ है कि आप ये कर लें, आपको ये कर लेते हैं। भाई आपने उनको बताना है कि आप ये नहीं करेंगे तो आप नहीं होंगे, आप हमारे फ्यूचर प्लान का हिस्सा नहीं है। अगर आप नहीं कर सकते, आप जाएं 4 रोज़ा क्रिकेट खेलें, गली मोहल्लों में खेलें, छत पे खेलें, आपने खेलना है तो आना टीम में। जब आप आसरा दे देंगे, पहली बात तो ये होगी। दूसरा, ये प्लेयर्स हैं, देखें इनको शर्म आती है, अब ये बड़े प्लेयर्स बन चुके हैं। ये जब अब्बा जी के साथ मोटरसाइकिल पे आते थे पीछे बैठ के, तब ये क्रिकेट खेलते हुए फ़ख्र महसूस करते थे। अब इनके पास लैंड क्रूज़र्स हैं, BMWs हैं, प्राडोज़ हैं, उसमें आप मुझे बताएं एक बंदा उतर के किट पहने और इस गर्मी में खेले, कितना बुरा लगता होगा कि इस AC वाली गाड़ी से उतर के उसको पसीना आ जाए, उसके अंदर से वो जो असरात हैं क्रिकेट के वो निकलने लोगों को नज़र आए, और पता इस मौसम में रंग भी काला हो जाता है, पहले ही माशाल्लाह कुछ ऐसा है। तो आप जब नहीं करेंगे तो यही हालात होंगे। अब वो बिल्कुल बात ठीक है, ये गेम जो है ना, ये टिकटॉकर्स की गेम है, ये मीडिया की जो PR कंपनियों की गेम है, वो किस अंदाज में प्रमोट करती हैं। आज मैं एक ट्विटर ट्रेंड देख रहा था, अब्बास अफरीदी के हवाले से चल रहा था। अब उस ट्रेंड को ज़रा पढ़ें तो आपको लगेगा कि अब्बास अफरीदी को मिस नहीं किया, आपने इमरान खान को मिस कर दिया। उसमें जो आप लोग लिख रहे हैं उस हवाले से, ठीक है अच्छा प्लेयर है, लेकिन इतना ही लिखो जितना वो है। अब उस ट्रेंड को चलाने वाले, आपको पता ही है कैसे ट्रेंड इस मुल्क में चलते हैं, और वो चला दिया गया और नीचे लोग ऐसे तारीफ़ें कर रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि ऐसा क्या कारनामा उन्होंने सर अंजाम दिया कि वो उनको बाहर बिठा दिया गया, गो कि उनको टीम में होना चाहिए था। लेकिन आप ऐसे हवा ना भरें। आप वेस्ट इंडीज़ की टीम का हाल देख रहे हैं, वो क्यों ऐसी हुई, हालांकि एक उनका शानदार प्लेयर है। अगर इंडिविजुअली उनको निकालें, अभी भी जिसने आपको फाइनल वनडे में हराया, जिसने 6 विकेटें ली हैं बॉलर ने, आप उसकी बॉलिंग देख रहे थे, आपको अंदाज़ा हो रहा था कि यार एक फास्ट बॉलर की उसकी लेंथ है। बाबर को उसने जिस अंदाज में बोल्ड किया और रिजवान को लग रहा था यार बड़े अरसे बाद एक फास्ट बॉलर जो है वो वेस्ट इंडीज़ में नज़र आ रहा है। उनकी टीम का मैनेजमेंट का इशू ये है कि उन्होंने कोटे सिस्टम पे टीम खिलानी होती है, 2 इधर से आने हैं, एक उधर से आना है, एक उधर से आना है, तो उसके बाद टीम तो नहीं बनेगी। अब हमारा भी यही इशू है कि इस्लामाबाद से 2 खेलने हैं, कराची से 1 खेलना है, खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी होनी चाहिए, बलूचिस्तान की नुमाइंदगी होनी चाहिए, लाहौर की नुमाइंदगी होगी, कश्मीर वाले भी कहते हैं। सर मैं तो हैरान, और सबसे बड़ी बात, आप इतने बड़े प्लेयर की बात कर रहे हैं, जॉय रूट की मैं ज़रा बात कर लेता हूँ जो आप बात कर रहे हैं। हैदर भाई थोड़ा सा इस पर अपना इनपुट दीजिएगा। जॉय रूट से बड़ा कोई इस वक्त टेस्ट प्लेयर नहीं है, उसने मेरे बड़ा पसंदीदा प्लेयर, सारा कुछ ठीक, उन सबको पीछे छोड़ दिया जॉय रूट ने, और वो भी लास्ट ईयर अपने 4 डे खेलता रहा काउंटी, मतलब उसने नहीं छोड़ी। ये 2 साल पहले, हाँ 2 साल पहले श्रीलंका से सीरीज थी, जो रूट जो है वो ड्रॉप हो गए थे खुद ही, उन्होंने कहा यार मुझसे रन्स नहीं बन रहे, और वो जाके उन्होंने काउंटी क्रिकेट खेली, काउंटी में उन्होंने ओवर 1000 रन्स कर दिए।
वहां पर उनको बूस्ट मिल गया, उनको एतमाद मिला। उसके बाद आके उन्होंने पिछले 1.5 साल में 8 या 9 सेंचुरियां कर दी हैं, आप ये देखें। और साथ साथ इतना फर्स्ट क्लास भी खेल रहे हैं सर, पिछले साल भी खेली है उन्होंने। हाँ, तो ये जो माइंडसेट है, ये जो रूट का है या और दूसरे प्लेयर्स का है, वो यही होता है कि वो इंडिविजुअली मेहनत करते हैं। अब मैं आपको बताऊं, देखें, मैं अभी 1 महीने पहले जर्मनी से फ्लाई कर रहा था, तो बाबर आजम मिल गए मुझे एयरपोर्ट, वो भी फ्लाई साथ कर रहे थे। बाबर आजम से ऐसी बातचीत हुई, जहाज में भी हुई। तो मैंने बाबर आजम से पूछा कि आजकल क्या कर रहे हो, टीम में तो नहीं हो? कहला एंजॉय कर रहा हूँ। ये बाबर आजम के अल्फाज थे, एंजॉय कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ जो रूट जब टीम में नहीं थे तो वो क्रिकेट खेल रहे थे, वो अपनी फिटनेस लेवल को। तो हमारा माइंडसेट ये है, या तो क्रिकेट खेलो या एंजॉय करो, उसके बीच में कोई जगह नहीं है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और जब ये प्लेयर्स जो हैं, जब टीम के लिए नहीं खेल रहे होते हैं, वापस आते हैं, तो उनका हाल ये होता है, ना बॉलिंग होती है ना बैटिंग होती है, बैट उठता नहीं है, बॉल। हैदर भाई चले, अब हम इतने बुरे हालात में आ गए, एक शॉर्ट सा जरा आपसे चाहिए, क्या बेहतरी बेहतरी कैसे की जा सकती है, ये आपसे जानना चाह रहा हूँ। बस हम बहुत मुश्किल बातें करें, लेकिन बेहतरी। हाँ, सबसे पहली चीज अरसलान ये है कि हमारी स्कूल क्रिकेट जो है ना, उसको बेस्ट ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। अगर ये नहीं हुई तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। हमारा जो टैलेंट है वो स्कूल से आता है। और दूसरी चीज ये, क्लब क्रिकेट को बड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उनको ज्यादा से ज्यादा चांसेस देना पड़ेंगे, फैसिलिटीज, अच्छे ग्राउंड्स देना पड़ेंगे। हमारा पीसीबी जो है उनके लिए कोशिश करे। 2 चीजें आप कर लें, इंशाल्लाह आप देखिएगा, आपको फिर मियादाद, इमरान खान और इंजमाम जैसे, वसीम अकरम जैसे प्लेयर्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप इसी तरह चले फ्रेंचाइजीज पे, पीएसएल की और टैप बॉल क्रिकेट पे चले, फिर तो आप भूल जाएं, कभी भी सही नहीं होगा। मुदस्सिर जल्दी से बस चंद। देखिए, मैं बिल्कुल इस हक में हूँ कि आप जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ग्राउंड्स हैं उनको आबाद करें, टूर्नामेंट्स करवाएं। हम बड़े शहर में बैठे हैं, मुझे बताएं आखिरी बार आपने इस्लामाबाद का टूर्नामेंट कब विटनेस किया? क्लब्स का एक अरसा ही हो गया। जब आपका नहीं होगा, लड़कों को मौके नहीं मिलेंगे। अब इस्लामाबाद की जाते जाते बता दूं, ग्राउंड लेना इतना मुश्किल है कि सोचना पड़ता है। अभी भी हम दोनों बात कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड, आपके प्लेयर की जेब में, टीम की जेब में पैसे होंगे 25-30 हज़ार, तब वो ग्राउंड में खेल सकेगा। तो मुझे बताएं वहां से क्या टैलेंट है। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर चौधरी साहब, सैयद हैदर भाई सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया, कल फिर होती है मुलाकात, अपना ख्याल रखिए।